गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये इनकम टैक्स में जो इनकम का सेकंड हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहला हेड हमने सैलरी किया था, इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हेड इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो नाम से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी यानी जो घर होते हैं जिसे आप प्रॉपर्टी मानते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही कहलाई जाएगी। तो उससे अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो किस तरीके से टैक्सेबल होगी, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये 2 पॉइंट ऊपर वाले अमेंडमेंट्स छुड़वा रही हूँ, क्योंकि इसका अभी करवाने का कोई लॉजिक नहीं है जब तक आप कंप्लीट चैप्टर नहीं देख लेते तब तक। ओके, तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस बेस पे चार्ज होती है। तो जो बेस है ना वो है हमारा एनुअल वैल्यू। हम एक एनुअल वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है, और उसी के आधार पर हमारा इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से होगा वो टैक्सेबल होगा, राइट। वो कैसे निकाला जाएगा वो थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देयर आर 3 पॉइंट्स। नंबर 1 इज़ कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं, पहले हमें वो क्लियर करने पड़ेंगे। पहला जो रूल है वो ये है कि आप जिस बिल्डिंग की बात कर रहे हो और एक वर्ड लिखा हुआ है लैंड अपार्टमेंट्स देयर टू, बिल्डिंग और बिल्डिंग के साथ, बिल्डिंग का मतलब यहाँ घर से है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्डिंग के साथ या जो घर की हम बात कर रहे हैं या उसके साथ जो एक लैंड का पोर्शन जुड़ा हुआ है। आप नॉर्मली देखते हैं कि हमारे घरों के जब घर हम लेते हैं या कई बार घर के आसपास थोड़ा सा हमारा एरिया जो होता है जिसमें हम गार्डन बना लेते हैं, थोड़ा प्लॉट खाली रख लेते हैं, ये गैराज होती है जिसमें, या यूँ लगा लीजिए कि थोड़ा सा पोर्शन खाली है बट वो अटैच्ड है हमारे घर के साथ, तो उसको भी मैं बिल्डिंग के अंदर ही ऐड करूँगी, राइट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि इसमें कौन सी आएगी, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के साथ अटैच्ड लैंड भी आएगा। अगर मान लीजिए आपका घर एक कोने पे है और जो लैंड की मैं बात कर रही हूँ वो उस घर के साथ अटैच ना होके 2 घर छोड़कर है, तो वो लैंड आपका बेशक है लेकिन उसकी इनकम जो भी होगी वो एग्रीकल्चर है या जो भी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम देखेंगे, वो रेजिडेंशियल यानी कि इस वाली सीन में नहीं आएगी, इस हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि वो लैंड आपके घर के साथ जुड़ा ही नहीं हुआ है, राइट। ये लैंड हम वही डिस्कस कर रहे हैं, उसी को कंसिडर कर रहे हैं जो आपके घर, आपकी बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है, राइट। तो एक बात तो ये हो गई है। अब इसी को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। फ़िलहाल हम फर्स्ट पेपर ही चल रहे हैं, बिल्डिंग और लैंड वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लैंड विच इज़ नॉट अपार्टमेंट, जो कि लैंड अटैच नहीं है हमारा, एक सेकेंड होल्ड कीजिए, मैं इसको हटा ही लेती हूँ। हाँ, जो लैंड हमारा अटैच्ड नहीं है वो मैंने आपको बोला ना, इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अटैच्ड नहीं है। ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। और लैंड में क्या क्या हो सकता है, जैसे बिल्डिंग के साथ जो कंपाउंड होता है, बच्चों को खेलने का आपने प्लेग्राउंड बना रखा है, किचन गार्डन बना रखा है, कुछ जैसे गार्डन एरिया होगा, सब्जियां उगाते हैं, कोर्ट यार्ड है, मतलब जो साइड पे पीछे जो थोड़ी सी खाली जगह होती है, आप आराम से शाम को उसमें बैठते हैं, वो इस तरह का जो एरिया होता है जो आपके घर के साथ अटैच्ड है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा, एक्सेप्शन में आ जाते हैं। जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रही हूँ उस बिल्डिंग के बारे में ही कुछ अपवाद भी हैं कि ये जो बिल्डिंग है ना ये नहीं लेनी है। अब ये कौन कौन सी हैं जो हम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट आ रहा है बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज़ एंड अदर्स। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं और मैंने 10 लोगों में से 8 लोगों को क्वार्टर दे रखे हैं जिन्हें हम स्टाफ क्वार्टर बोलेंगे, ठीक है। वो क्वार्टर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को इसीलिए दे रखे हैं क्योंकि उनको
आने जाने में दिक्कत ना हो, और वहाँ फैक्ट्री के पास ही मैंने क्वार्टर मेंटेन कर रखे हैं ताकि वो अपनी फैक्ट्री में, यानी कि जो मेरी फैक्ट्री है उसमें टाइम पर पहुँचे और काम करें और कोई डिले ना हो मेरे प्रोडक्शन में। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये कार्य मैंने क्यों कर रखा है, क्यों स्टाफ क्वार्टर उनको दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि मेरी फैक्ट्री के काम काज में कोई अड़चन ना आए और सब कुछ टाइम पे होता चला जाए। It means कि it is in favor of my business. I am doing this because of my because मैं अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहती हूँ। तो स्टाफ क्वार्टर्स जो है स्टाफ को देना ये बिज़नेस के फ़ायदे के लिए है, बजाय कि इसको मैं कहूँ कि ये जो मैं किराए की इनकम अर्न कर रही हूँ। ठीक है, मैं स्टाफ क्वार्टर से किराया भी ले रही हूँ, ये नहीं है कि मैंने उनको फ्री में दे रखा है, ये नहीं है कि मैं उनको फ्री में दे रखा है, मैं उनसे किराया भी ले रही हूँ, लेकिन ये किराए की जो इनकम है वो मेरी हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आएगी, वो मेरी आएगी बिजनेस साइड में, क्योंकि उनको किराए पर मकान देना कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस के फ़ायदे के लिए है। ठीक है, सो रेंट कलेक्टेड फ्रॉम सच एम्प्लॉयज़, ऐसे लोगों से जो रेंट कलेक्ट किया, इज़ असेसिबल एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, नॉट एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये क्वार्टर्स मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को देने की बजाय बाहर के लोगों को दे रखे होते और वहाँ से मेरी अगर इनकम आ रही होती, ऑब्वियसली किराए की इनकम, तो वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाती। हो गया क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमें एक्सेप्शंस करवा रही हूँ। इफ़ ए बिल्डिंग इज़ लेट आउट, अगर ये बिल्डिंग किराए पर दी गई है टू अथॉरिटीज़, किसको? फॉर लोकेटिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। अब यहाँ तो चलो आपने देखा कि आपने अपने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए अपने स्टाफ को दे दिया है, तो इसलिए बिज़नेस में वो इनकम ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी बिल्डिंग को किसी ऐसी, अब आपने देखा होगा नॉर्मली कि घरों के आगे छोटे छोटे थोड़े से एरियाज़ या थोड़ी दुकानें वुकानें निकाल के, और कुछ एरिया, कई बार तो लोग अपने घर के मैक्सिमम पोर्शन को या पूरे घर को ही बैंक्स को दे देते हैं किराए पे। बैंक वहाँ खुल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस खुल जाते हैं, पुलिस स्टेशन वगैरह बन जाते हैं, तो ओबियसली ये फ्री में नहीं जाते हैं, इनसे किराया आता है। अगर आप बैंक को दोगे, एटीएम खोलने के लिए आप अपने घर का एक पोर्शन दे देते हो, तो उससे आपको किराए की इनकम आती है। और वो किराया कहाँ ऐड होना चाहिए? थोड़ा सा दिमाग लड़ाइए, क्या वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड होना चाहिए? नहीं, बेशक से हाउस की इनकम है, लेकिन दैट इज़ यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पज़। बैंक वाले क्या वहाँ पे कोई चैरिटी कर रहे हैं? नहीं, वो बिज़नेस ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस क्या है, वहाँ पे एक बिज़नेस का मतलब ये नहीं करे कि प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमर्शियल वर्क ही कर रहे हैं ना। ठीक है, रहने के लिए थोड़ी ना वो यूज़ कर रहे हैं। बैंक वहाँ रह नहीं रहा है, बैंक के एम्प्लॉयज़ वहाँ रह नहीं रहे हैं, बैंक उसमें कमर्शियल का ट्रांजेक्शन्स करने के लिए उसने ये बिल्डिंग आपसे ली है। पोस्ट ऑफिस की भी ऐसी सीन रहेगा, पुलिस स्टेशन का भी यही सीन रहेगा। तो हालांकि पुलिस स्टेशन का क्या सीन है, देखो सोशल वर्क होता है, लेकिन फिर भी कोई रेजिडेंशियल काम तो नहीं है ना। हमें वही बिल्डिंग बेटा कंसिडर करनी है जो रेजिडेंशियल पर्पज़ में इस्तेमाल होती हो। अगर एक बिल्डिंग एक घर मैंने किराए पर दिया हुआ है और वो पर्सन उसको रहने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे जो किराया मुझे आएगा वही हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। लेकिन अगर मैं घर किसी ऐसे पर्सन को दे देती हूँ जो वहाँ बिज़नेस चला रहा है या कोई और वर्क कर रहा है और जो रह नहीं रहा है, फिर जो मेरे को किराया वो देगा, वो मेरा बिज़नेस इनकम मानी जाएगी। हालांकि मैं बिज़नेस डायरेक्टली नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जिसको घर दे रही हूँ ना, वो तो वहाँ बिज़नेस ही कर रहा है ना, तो मुझे ये देखना है कि वहाँ पे काम क्या हो रहा है। सो अब आपको ध्यान देना है कि आपकी ये इनकम बिज़नेस इनकम मानी जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। मान लीजिए मैंने घर आपको किराए पर दिया है और उस घर में मैंने फ्रिज और मैंने पानी की मोटर और इसके अलावा कुछ फर्नीचर भी आपको साथ में ही किराए पर दे दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, फ्रिज, मोटर, पानी की जो है वाटर जिसे मोटर कहते हैं, और फर्नीचर वहाँ मेरा रखा था, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ से निकाल कर अपने घर रखूँ, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं वो भी आपको किराए पर दे देती हूँ और आप मान गए। अब आप मेरे को किराए दो चीज़ों का दे रहे हो, एक मेरे घर का और एक उस सामान का, राइट। अब अगर उस सामान को मैं आपको किराए पर ना देती तो क्या मैं किसी और को किराए पर देती? हो सकता है दे भी देती, ठीक है ना। अगर आप इस मकान की बात को ज़रा साइड पे रख दें और ये मान लें कि ये खाली सामान मैंने किराए पर दिया है, तो क्या इस किराए की इनकम को मुझे बिज़नेस में डालना चाहिए या अदर सोर्सेज में डालना चाहिए, या फिर मुझे डालना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में? हाउस तो है ही नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, घर थोड़ी ना है, ये तो खाली सामान है।
अगर सामान को किराए पर देना मेरा बिजनेस है तो बिजनेस इनकम में जाएगा, लेकिन अगर सामान को किराए पर देना मेरा बिजनेस नहीं है तो कहाँ जाना चाहिए? हाउस प्रॉपर्टी में। नो, हाउस का कह रही हूँ, हाउस तो है ही नहीं, तो मुझे देना चाहिए अदर सोर्सेज में। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, अगर सामान किराए पर देना मेरा बिजनेस है तो बिजनेस में जाएगा, और अगर सामान किराए पर देना मेरा बिजनेस नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। और अगर यही सामान मैंने अपने मकान के साथ आपको ही दे दिया है किराए पे, आप मकान में आकर रहने लगे हो किराए पे, और मैंने आपको ये सामान किराए पर उस साथ ही चढ़ा दिया है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर तो सामान का किराया और घर का किराया अलग अलग है, घर का किराया 6,000 है, सामान का किराया 1,000 है, 1,000 मैं कहाँ रखूँगी? अदर सोर्सेज में, और 6,000 कहाँ रखूँगी? मैं मकान वाली संपत्ति में, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। राइट, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल ही नहीं है। ठीक है। और अगर सामान को किराए पर चढ़ाना मेरा बिजनेस है तो वो 1,000 रुपये मैं हाउस अदर सोर्सेज में दिखाने की बजाय कहाँ ले जाऊँगी? बिजनेस में ले जाऊँगी। फिर से बता रही हूँ, मान लीजिए मकान का किराया 6,000 रुपये पर मंथ है और सामान का किराया 1,000 रुपये पर मंथ है, और सामान को किराए पर चढ़ाना मेरा बिजनेस है, तो मैं क्या करूँगी? 6,000 हाउस प्रॉपर्टी में, 1,000 बिजनेस में। और अगर सामान को किराए पर चढ़ाना मेरा बिजनेस नहीं है तो 6,000 तो हाउस प्रॉपर्टी में और 1,000 अदर सोर्सेज में। अब आ जाइए कि मान लीजिए मैं आपसे कंपोजिट रेंट ले रही हूँ, जो पॉइंट पे फोकस करना है अभी मैं। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रित, यानी कि जो मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मिश्रित रेंट है कि मतलब मैं 6,000 रुपये ले रही हूँ, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि घर का कितना है और सामान का कितना है, तब कैसे अलग अलग करेंगे? तब तो नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो 6 के 6,000 में कहाँ लेके जाऊँ? 6 के 6,000 मुझे कहाँ दिखाने चाहिए? ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी में दिखाने चाहिए। ठीक है ना, सॉरी उल्टा कह रही हूँ, 6 के 6,000 मुझे दिखाने चाहिए अदर सोर्सेज में या बिजनेस में, जैसा ही आपको ठीक लगे, जैसा आपको क्वेश्चन में बताया गया हो। फिर से बता रही हूँ, अगर रेंट जो है इनसेपरेबल है, यानी कि अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, राइट, तो मुझे कहाँ दिखाना है? तो ये जो इनकम दिखानी है वो मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखानी, बट इट इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, या अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस। कारण मैंने बता दिया कि कंपोजिट रेंट है, सेपरेबल नहीं है, अलग अलग नहीं कर सकते, और अगर सामान को किराए पर चढ़ाना मेरा बिजनेस है तो मैं 6 के 6,000 को कहाँ दिखाऊंगी? अदर सोर्सेज में या बिजनेस में, जैसा ही क्वेश्चन आपको इंडिकेट करे वैसे ही। राइट, तो इसके 2 ऑप्शन मैंने बता दिए। अगर रेंट अलग अलग हो सकता है तो अलग अलग कैटेगरी में जाएगा, एक हाउस में जाएगा और एक बिजनेस या अदर सोर्सेज में जाएगा, और अगर सेपरेबल नहीं है तो सारा का सारा बेचारा वो हाउस प्रॉपर्टी से तो हट ही जाएगा और बिजनेस और अदर सोर्सेज दोनों में से एक में चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ रहा है पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन। पेइंग गेस्ट के बारे में आपने सुना ही होगा कि नॉर्मली जैसे हम कई बार किराए पे जाके रहते हैं तो कई बार हम एज ए पीजी रहते हैं पेइंग गेस्ट, तो उसमें क्या होता है, खाना वाना भी वहीं से प्रोवाइड होता है, हमारा मकान मालिक ही हमें प्रोवाइड करता है, उसके भी चार्जेस होते हैं। पेइंग गेस्ट पे लोग जो अपने घरों में किराए पे देते हैं ना, वो थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है। एज ए पीजी जब आप लोगों को अपने यहाँ रहने दे रहे हो तो वो आपका बिज़नेस हो गया एक तरह से, वो आपका बिज़नेस ही है पीजी पे चढ़ाना। आपने देखा होगा कई बार मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत बड़ा ये कॉमन है ये चीज़ें। जैसे बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं दूसरे शहरों में तो वहाँ पे पेरेंट्स अगर हॉस्टल में अलाउ नहीं करते, या हॉस्टल में कई बार स्पेस नहीं होता है, या उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है हॉस्टल में, तो उन लोगों को जो है अलग से घर मतलब लेके या अलग से होटल वोटल में तो नहीं रह सकते ना, तो एज पेरेंट्स क्या करते हैं कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीजी वगैरह का प्रोविज़न देख लेते हैं कि कहीं कोई पीजी में अवेलेबिलिटी है क्या। वहाँ पे क्या होता है कि उनको लगेगा कि शायद उनके बच्चे ज़्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि फैमिली वाला सीन हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो पीजी वाली जो ऑप्शन है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए अगर पीजी पे आपने अपने घर को दे रखा है, पीजी है आपके पेइंग गेस्ट हैं, मतलब ऐसे गेस्ट जो पे करते हैं, कहने का मतलब ये है। नॉर्मली हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं वो पे नहीं करते ना, लेकिन वो जो होंगे उनको पेइंग गेस्ट बोलेंगे कि भैया आओगे रहोगे तो किराया भी देना पड़ेगा, खाने का भी बिल देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो बिज़नेस इनकम कहलाएगी और उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं डालोगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर किया है कि बिल्डिंग के साथ अटैच्ड जो कुछ चीज़ें, सामान, लैंड, उसका कैसे करना है और क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं।
अब दूसरे पॉइंट में मैं आ रही हूँ, दैट इज़ असेसी ओनर होना चाहिए। कंडीशन है एक तरह से, असेसी ओनर होना चाहिए। अब यहाँ आ जाइए, असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। एक कंडीशन ये भी है कि अगर मैं घर की मालिक हूँ तो ही उस घर की आय को मैं अपने यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करके टैक्स दिखा सकती हूँ, वरना नहीं। यानी कि टैक्स उसी बंदे पे लगेगा जिस पर्सन का वो घर है, ठीक है। अब 1% अगर ऐसा नहीं है तो क्या सीन रहेगा। तो पहले एक बार जनरल वर्ड्स में इसको क्लियर कर लेते हैं कि एक तो आप मकान के मालिक होने चाहिए। अब मकान का मालिक हम किसको बोलते हैं? जिसके नाम पर रजिस्ट्री है। तो एक तो ये होता है कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, और दूसरा अगर मकान को आपने किसी के यहाँ पे गिरवी रखा है। वैसे गिरवी वर्ड जो है ना हम मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल लैंग्वेज में एज ए मतलब लेमैन की लैंग्वेज में, यानी एक साधारण व्यक्ति की लैंग्वेज में हम गिरवी वर्ड बहुत बार यूज़ करते हैं। चाहे वो कहते हैं ना घर को गिरवी रख दिया, हालांकि घर को गिरवी नहीं रखते, घर को बंधक रखते हैं, मॉर्टगेज होता है वो, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। पर खैर वो आप अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको प्लेज में और मॉर्टगेज में फ़र्क का पता है। तो अगर हमने अपना घर को मॉर्टगेज रखा हुआ है, मेरा घर है, मैंने आपके पास मॉर्टगेज रखा हुआ है, आपसे मैंने 10 लाख का लोन लिया हुआ है, तो आप मेरे घर को अपने पास रखोगे। अब घर एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उठा के अपने घर ले जाओगे। कहने का मतलब होता है कि मेरे रजिस्ट्री के जो पेपर्स होंगे वो आपके पास रख दिए ना मैंने। पेपर्स रखने का मतलब मकान ही रखना हो गया एक तरह से, ठीक है। तो मकान की असली मालकिन तो फिर भी मैं ही रहूँगी। ये थोड़ी ना है कि पेपर्स मैंने आपको दे दिए तो आपका नाम उसमें शामिल हो गया। नो, पेपर्स थोड़ी ना चेंज हुए हैं। पेपर्स की सिर्फ डिलीवरी चेंज हुई है कि मैंने आपको एक तरीके से पेपर्स पकड़ाए हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने लोन ले रखा है और जब तक मैं लोन वापस नहीं कर देती आप मेरे कागज़ों को अपने पास रखेंगे एज ए सिक्योरिटी, और अगर मैं नहीं लोन देती तो आप उस मकान को बेच भी सकते हैं और फिर उससे अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करूँगी, यानी कि मैं पैसा देने से इनकार कर दूँगी, वो तब की बात है। लेकिन तब तक तो मैं ऑनर हूँ ना, तो मैं मॉर्टगेजर हूँ जिसने मकान को आपके पास रखा है। मॉर्टगेजी कौन है? आप हो, जिसके पास मकान को रखा गया है। आप मकान के मालिक हो? नो, मकान की मालिकिन तब तक मैं रहूँगी जब तक मकान मेरे हाथ से चला नहीं जाता, ठीक है। तो ये बातें हो गई क्लियर। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें हमें लगेगा कि वो मकान के मालिक नहीं हो, फिर भी आपको मकान का मालिक माना जाएगा और टैक्स आपको ही देना पड़ेगा। वो क्या क्या सिचुएशन है? नंबर ए, फर्स्ट पॉइंट, ऐसा इंडिविजुअल जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है। किसको? अब इसको मैं डिटेल में मैं समझाती हूँ आपको, सिर्फ मैंने एक बार हेडिंग पे ध्यान देना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, मतलब एक इंडिविजुअल है, ठीक है। वो अपनी प्रॉपर्टी कौन सी? घर, ठीक है। मान लीजिए एक घर में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे और उनकी 2 बहुएँ, ठीक है, रहती हैं। अब जो सास ससुर दोनों में से किसी के नाम भी वो घर है जिसमें वो रह रहे हैं, अगर वो उस घर को अपनी बहुओं में से, ये ध्यान में रखना, बेटों को नहीं, बहुओं को, एक तो यहाँ पे एक्चुअली वो सीन नहीं है, स्पाउस का ही सीन है, लेकिन जो वो मैं बोल रही हूँ ना डॉटर इन लॉ का, वो भी सीन है, वो इन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया है। फिर से मैं बता रही हूँ, अगर सास ससुर अपनी डॉटर इन लॉ को, या सास और ससुर आपस में एक दूसरे को, जैसे सास के नाम अगर मकान है तो वो किसको दे देगा? ससुर को, मतलब हस्बैंड वाइफ आपस में, तो हस्बैंड के नाम मकान है और वो वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर देता है, पर ट्रांसफ़र नहीं करता है ट्रांसफ़र कर देता है, पर उसके बदले में कुछ पैसे नहीं लेता है। अब आप सोचेंगे कि भैया हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पैसे लेने का क्या मतलब होता है? कोई बेच थोड़ी ना रहे हैं, बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हो, बेच थोड़ी ना रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो पैसे लेने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब अगर पैसा नहीं है तो इसका मतलब कंसीडरेशन नहीं है ना। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात को इतना आसानी से हज़म नहीं कर सकता। वो ये सोचता है कि ये कोई ना कोई ज़रूर आप गड़बड़ कर रहे हो। अब वो गड़बड़ें क्या हो सकती हैं, ये मैं बात की बात है, अभी फ़िलहाल मैं उस बात को मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी। सिर्फ इतना समझ लीजिए, हस्बैंड वाइफ अगर आपस में अपने वाला मकान अपने स्पाउस का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, अगर लाइफ पार्टनर को बिना पैसे लिए, बिना कंसीडरेशन के ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि ये ट्रांसफ़र नहीं है और जिसका मकान पहले था उसी का ही माना जाएगा, मतलब वही डीम्ड ऑनर माना जाएगा और टैक्स भी अल्टीमेटली उसी को ही देना होगा। मान लीजिए मेरा मकान जो मेरे नाम पे है तो मैं ऑनर हुई ना,
और मैंने वो मकान बिना कुछ लिए अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट। मतलब ट्रांसफ़र का मतलब होता है उसके उनके नाम पे रजिस्ट्री करा दी, ठीक है, लेकिन बदले में मैंने कुछ लिया नहीं लिया ना, तो कंसीडरेशन नहीं हुआ। जब कंसीडरेशन नहीं हुआ तो आपने देखा होगा कि कंसीडरेशन ना होने से क्या होता है, एग्रीमेंट रह जाता, कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं ना। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो एनफोर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे ही मकान का ओनर मानेगा और मेरे को ही उसका टैक्स देना होगा, मेरे हस्बैंड नहीं देंगे, हालांकि मैंने उनके नाम मकान शिफ्ट कर दिया है तब भी। ये बात क्लियर हो गई। ऐसा ही सेम माइनर चाइल्ड का भी है। अगर मैं मेरे नाम का मकान अपने माइनर चाइल्ड को दे देती हूँ विदाउट कंसीडरेशन, तो भी सेम केस रहेगा, वो मेरा ही मकान समझा जाएगा और मुझे ही टैक्स देना होगा, ठीक है। 2 बातें क्लियर हो गई। और ऐसा ही सेम केस आएगा डॉटर इन लॉ के लिए भी, ठीक है। लेकिन डॉटर इन लॉ का केस थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, उसमें ना थोड़ा डेट्स का चक्कर था, मतलब एक पर्टिकुलर डेट के बाद ट्रांसफ़र करना था। वो मैं फिर वो कंसर्न जो चैप्टर आएगा ना उसमें हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। फ़िलहाल आप इतना इन 2 पॉइंट्स को ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बी में आ जाएंगे, अ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैंने सिर्फ इतना हाईलाइट किया है, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और मैं बाकी समझा ही रही हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक सोसाइटी की मेंबर हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुना है आपने, या मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, या मैं किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन में करवा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में। ये जो पर्सन का ग्रुप होता है उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। अगर एसोसिएशन पर्सन में मैं मेंबर हूँ, राइट, तो अगर ऐसी जगह के मेंबर होने की वजह से मुझे कोई प्रॉपर्टी दी गई है, मैं कौन हूँ, मैं मेंबर हूँ, किसकी, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की, या कंपनी की, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। ऐसा टू हुम यानी कि मुझे ए बिल्डिंग और इट्स पार्ट यानी कि घर या घर का कोई पार्ट इज़ अलॉटेड, एक मतलब अलॉट किया गया, और लीज भी समझते हैं, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं। लीज यानी पट्टे पर दिया गया है अंडर ए हाउस बिल्डिंग स्कीम, किसी स्कीम के अंतर्गत। तो ऑनर कौन माना जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन माना जाएगा, या मैं मानी जाऊँगी, यानी कि मेंबर माना जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। सी पे आ जाते हैं, हाँ, अ पर्सन हु इज़ अलाउड टू रिटेन पोजेशन ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है एक प्रॉपर्टी एक्ट है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके अंतर्गत एक पर्सन को एक बिल्डिंग या बिल्डिंग का एक पोर्शन ट्रांसफ़र किया गया है किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म करने की वजह से। मतलब उस पर्सन ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और प्रॉपर्टी की स्कीम के अंतर्गत उसको कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग का पोर्शन ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो पर्सन जिसको ट्रांसफ़र किया गया वही उसका मालिक समझा जाएगा और इनकम पर टैक्स भी वही देगा, ठीक है। फिर आता है डी में कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास लीज़ राइट्स हैं, मतलब लीज़ पर अगर उसने प्रॉपर्टी ली है, लीज़ पे ले लेते हैं ना, बट कई बार क्या होता है लीज़ ना बहुत लंबे पीरियड का हो जाता है, और यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है 12 साल। अगर लीज़ का पीरियड 12 साल या इससे ज़्यादा का है, आपने 12 साल से इससे ज़्यादा समय के लिए लीज़ पे कोई चीज़ ली है, ठीक है, तो ऑनर आप माने जाओगे, जिसने आपको दिया है वो नहीं माना जाएगा, तो टैक्स आपको देना होगा, ठीक है। एंड लास्ट एक और आ रहा है, लास्ट नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स और रह गए हैं। इफ़ ए पर्सन टेक्स लैंड ऑन लीज। अब मैंने एक पर्सन से, किसी बंदे से भूमि यानी कि लैंड लिया है। अभी ऊपर तो मैंने बिल्डिंग ली थी ना लीज पे, यहाँ मैंने लैंड लिया है लीज पे, ठीक है, और मैंने अपना मकान उस पर बना दिया, लीज़ पे लिया, मकान बना दिया। अब आप सोचोगे कि जब प्रॉपर्टी लीज़ पे है तो मकान कैसे बना सकते हो? भाई ऑब्वियसली उसने मुझे ये राइट दिया होगा तभी मैंने बनाया होगा, ठीक है, मैंने बना दिया। अब उस मकान का मालिक कौन है? वो जिसने मुझे लैंड दिया है या मैं जिसने मकान बनाया है? तो मैं हूँ जिसने मकान बनाया है, वही इसका ऑनर माना जाएगा। एंड द लास्ट वन इज़ डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। मान लीजिए घर है जिस पर कई बार झगड़ा चलता है, आपने देखा होगा कई भाई लोग हैं और ये नहीं पता कि मकान किसके नाम है। कई बार ऐसा हम सुनते हैं कि ये ना डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसका पता ही नहीं है मालिक कौन है। अब पता तो नहीं है मालिक कौन है, लेकिन प्रॉपर्टी में कोई ना कोई तो रह रहा होगा। चलो कोई नहीं भी रह रहा, 1% मान लिया, किराए पर चढ़ी होगी, किराया कोई ना कोई तो ले ही रहा होगा। अगर किराए पे भी नहीं चढ़ी हुई है, कुछ तो होगा, ठीक है। तो हम ये मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उसका रेंट या उसकी इनकम, देखो उसकी रेंटल इनकम या उसका कुछ भी इनकम कोई पोर्शन हो, वो कौन है? जिस पर्सन के पास उसकी रेंट जाता है या उसकी कोई इनकम जाती है, वही उसका कौन माना जाएगा? ऑनर माना जाएगा।
ऑब्वियसली रेंट आप किसको दोगे, मकान के मालिक को ही तो दोगे ना, आप किसी अरे गरे का यानी पड़ोसी को थोड़ा पकड़ा दोगे रेंट तो आप ऑनर को ही दोगे। तो अगर एक पर्सन को रेंट मिल रहा है तो मान लीजिए वो ऑनर ही है, जब तक डिस्प्यूटेड नहीं है तो वे अलग बात है, फिर तो ऑब्वियसली जो असली ऑनर होगा वो सबको पता ही होगा कि भाई ये ऑनर है। लेकिन जब डिस्प्यूटेड होता है ना, तो जो रेंट मिल रहा है जिसको, वही डिस्प्यूटेड माना जाता है, वो वही ऑनर माना जाता है। हाँ, अगर कोई रेंट वेंट का चक्कर ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, बस फिर तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ही नहीं जब इनकम ही नहीं है तो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आपका सेकेंड पॉइंट क्लियर हो चुका है। ओके, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में आ रहा है विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर पर्पसेस ऑफ असेसिस बिजनेस और प्रोफेशन, यानी कि जिस घर की हम इतनी राम कथा सुना रहे हैं इतनी देर से, वो घर यूज़ किस लिए होना है, वो इनकम कहाँ से आएगी। या तो उस घर को किराए पर चढ़ाओगे, और किराए पे भी चढ़ाओगे तो जिसको किराए पर चढ़ा रहे हो ना, वो बंदा उसको रहने के लिए यूज़ करे, उसको अपने बिज़नेस के लिए यूज़ ना करे, उसको कोई फैक्ट्री के लिए यूज़ ना करे, कोई बैंक की तरह इस्तेमाल ना करे, कोई पोस्ट ऑफिस की तरह इस्तेमाल ना करे। ये बात आप पहले कर चुके हैं, बस वही बात है, उसी को थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है कि ये प्रॉपर्टी बिज़नेस के लिए यूज़ तो नहीं होनी चाहिए, और ना ही हम अपने बिज़नेस के लिए यूज़ करें। देखिए, घर मेरा है, मैं चाहूँ, और मेरी फैक्ट्री भी है, तो मैं अपनी फैक्ट्री का जो सामान बनता है, हो सकता है मैं मेरे घर को गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, तो एक बात बताओ कि गोदाम की जो इनकम है तो कोई आ नहीं रही, वो दैट इज़ ज़ीरो, राइट। सो गोडाउन की जो इनकम है, जब कुछ आ ही नहीं रही है, तो वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मैंने उस घर को किराए पर चढ़ाया होता, जो कि रहने का इस्तेमाल होता, तो उसकी किराए की इनकम मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आती। लेकिन अभी मैंने उस घर को अपने बिज़नेस के लिए यूज़ किया है और गोदाम की तरह यूज़ कर रही हूँ, जिसकी मुझे कोई इनकम नहीं आ रही है। जब कोई इनकम ही नहीं आ रही है तो कहीं कोई टैक्सेबल नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने लायक है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप इस घर को गोदाम की तरह यूज़ करने की बजाय अगर किसी बाहर के व्यक्ति से कोई जगह किराए पर लेकर उसको गोदाम की तरह इस्तेमाल करते, तो उसका किराया देते ना? हाँ, बिल्कुल देती मैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं लगता कि मैं उसको किराया नहीं देती, डेफिनेटली मैं देती उसको। अब क्या होता है, मान लीजिए फैक्ट्री से इनकम मेरी 10 लाख रुपये महीने की है, गोदाम का किराया मेरा महीने का 2 लाख रुपये है। वो किराया जो मैं बाहर के बंदे को एक्चुअली दे रही हूँ 2 लाख रुपये, तो मेरी एक्चुअल इनकम कितनी हो गई? 8 लाख हो गई ना, क्योंकि 2 लाख तो मेरा खर्चा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं मेरे ही घर को गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं बाहर के बंदे को तो कोई इनकम दे नहीं रही हूँ ना मैं इनकम ले रही हूँ, ना तो उस गोदाम की इनकम मुझे मिल रही, और ना ही मैं उस 2 लाख रुपये किसी को दे रही हूँ, क्योंकि वो तो मेरा अपना ही घर है। तो अब क्या उस 2 लाख को मैं घटा सकती हूँ अपने 10 लाख में से? नहीं, अब नहीं घटा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो फ्री का घर है, उसका कोई खर्चा ही नहीं है ना। आप कोई बाहर के बंदे को तो नहीं पे कर रहे हो ना 2 लाख रुपए। जब आप एक्चुअली आउटसाइडर्स को पे करते हो, खर्चा उसी को माना जाता है और उसी को ही लेस करने का प्रोविज़न होता है। लेकिन अगर आप कोई वास्तव में खर्चा कर ही नहीं रहे हो, तो 10 लाख पर आपको टैक्स लगेगा बिजनेस हेड में। फैक्ट्री की इनकम के लिए आपको 2 लाख रुपये उसमें से माइनस करने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि 2 लाख रुपये तो आप किसी को दे ही नहीं रहे हो, राइट। ये पॉइंट पे मैंने आपको हाईलाइट करके बता रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, यानी कि पहले तो इसको देख लीजिए, ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इससे थोड़ा सा बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ रहे हैं, दैट इज़ एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ देयर आर सम एग्जेम्पशंस विच आर प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, कि जो आप इनकम जनरेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से, राइट, तो उसमें से कुछ इनकम को हम टैक्सेबल मानते ही नहीं है। अब ऐसा क्या? अभी तक तो हम इतना परेशान हो रहे हैं कि यहाँ की इनकम, वहाँ की इनकम, फिर ये कौन सी इनकम है जिसको मैं टैक्सेबल ही नहीं मानूंगी? लेकिन है तो हाउस प्रॉपर्टी की, क्यों नहीं है टैक्सेबल? चलिए उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1 आ रहा है फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम। ये वो इनकम है बच्चों जो आप इनकम फ्रॉम एग्जेम्प्टेड इनकम के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से आ रही है। तो जब मैं वो चैप्टर करवा रही थी तो मैंने एक बात आपको बोली ही होगी कि इसमें जो भी इनकम डिस्कस कर रखी हैं वो सारी की सारी इनकम आपको बाकी की पूरी बुक में कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी। इसलिए अगर ये चैप्टर आप सारी बुक करने के बाद करोगे ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो रिपीट हो रही है ना हर चैप्टर में। खैर, चलो यहाँ आ जाते हैं हम फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम्स में।
सबसे पहले है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, सी डिटेल इन चैप्टर एग्रीकल्चरल इनकम। याद आ गया कुछ? एग्रीकल्चरल इनकम का चैप्टर किया था, उसमें आपने देखा था कि कोई भी लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है, तो लैंड हो गया ये फार्म हाउस। लैंड तो पता है मुझे कि अगर कोई भी लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसकी इनकम जो है हमारी एग्जेम्प्टेड होती है, लेकिन ये फार्म हाउस कह रहा है। तो आप उस चैप्टर में फिर से जाएंगे और आप देखेंगे कि थर्ड कैटेगरी में लिखा हुआ था ऐसी इनकम जो खेतों पे जो फार्म हाउस बने होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं आप खेती बाड़ी के लिए ही। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको भी एग्जाम्प्ट करते हैं। इसका मतलब आ गया ना, बेशक सिर्फ हाउस है लेकिन है तो एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए, एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आ रहा है दैट इज़ एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस ऑफ एक्स रूलर्स। भारत में, एक सेकेंड, हाँ जी, पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराजाओं का शासन था तो उनमें उनके पास क्या होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, बट अब तो वो वाला सीन रहा नहीं है। तो एक्स इंडियन रूलर, जो पुराने जो इंडियन भारतीय शासक रहे हैं, अगर उनके आगे एंसेस्टर, ज़रूरी तो नहीं है कि उनके आगे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, उनके पास भी तो वो चीज़ें अवेलेबल होंगी ना। ठीक है, तो हमारे एंसेस्टर्स नहीं रहे हैं, लेकिन आगे जो उनकी एक जनरेशन होती है वो प्रॉपर्टी उनके पास तो जाती है। तो अगर उसमें से एक पैलेस, एक महल, मान लीजिए मेरे पास, मेरे फादर के फादर अगर राजा महाराजा रहे थे और उनके पास 2-3 महल थे, अब वो महल मेरे को ही ट्रांसफ़र हुए होंगे या मेरे भाई बहनों को ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो मेरे पास मान लीजिए आज की डेट में 2 महल हैं, तो एक महल का जो वैल्यू होगा, एनुअल वैल्यू, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो एनुअल वैल्यू पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो एनुअल वैल्यू एक महल की 0 मानी जाएगी, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, एक से ज़्यादा महल है उस पर टैक्स ज़रूर लगेगा, ये ध्यान में रखना। और कैसे लगेगा वो हम बाद में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय। अब ध्यान रखनी है, ये कोई एक लिस्ट दे रखी है हमें, लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेड यूनियन, चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। नाम बड़े सुने हुए से लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी आपने सुनी है जिससे आप एफिलेटेड होते हो, और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज की बिल्डिंग आपने देखी होगी, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, जिनका पर्पज़ प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोसाइटी की सर्विस करना है, सोसाइटी को सर्व करना है, सोसाइटी की सेवा करना है। ऐसी सारी अथॉरिटीज़ जिनके पास कोई घर है, मकान है, और इनसे अगर इनको कोई इनकम आ रही है तो वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम एग्जेम्प्टेड है। कारण कि ये मान के चलेंगे कि ट्रेड यूनियन है वो श्रमिकों के लिए काम कर रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट है वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को तो वैसे ही हम ये मानते हैं कि भैया जनता के सेवक हैं पॉलिटिशियन, तो ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी इनकम वैसे ही एग्जेम्प्टेड रहेगी, मकान वाली, राइट। फोर्थ पे आ जाएंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर असेसेस ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। वो तो अभी जिक्र किया मैंने कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मेरी ही है लेकिन मैं अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका किराया या उसका कुछ भी होगा, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी। 5वें पे आ रहे हैं इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। मान लीजिए मेरे पास 2 घर हैं, एक घर को तो मैंने किराए पे चढ़ा रखा है और एक घर मेरा मैं खुद रहने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो मैं रहने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ उसकी एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। और जो घर मैंने किराए पर चढ़ा रखा है वो क्या माना जाएगा? ऑब्वियसली वो इनकम आ रही है और कहाँ जानी चाहिए? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो जो रहने का एक घर होता है ना, जैसे अभी भाई अपने पैलेस की बात करें तो रहने का एक घर जो है वो आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। 5th पे आ जाएंगे इनकम फ्रॉम 6 पे इनकम फ्रॉम द हाउस मेंट फॉर सेल्फ रेजिडेंस बट कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड। अब इसका मतलब बता देती हूँ। मेरे पास एक घर है रोहतक में, लेकिन मेरी नौकरी कहाँ है? सोनीपत में। अब मैं रोहतक में जाके रह नहीं सकती क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है आने जाने में, तो मैंने क्या किया, सोनीपत में घर किराए पर ले लिया और रोहतक वाला मेरा घर जो है वो खाली पड़ा है, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो क्या है, दूर है और मैं वहाँ रह नहीं सकती, तो उसकी इनकम नील मानी जाएगी। हालांकि वो घर खाली है, उसको किराए पर नहीं चढ़ा रखा और ना ही मैं रह रही हूँ। देखिए, एक तो होता है कि एक घर है और मैं रह रही हूँ, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे घर तो है लेकिन मैं भी नहीं रह रही हूँ, तो भी उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाएगी। शर्त यही है कि वो घर का इस्तेमाल आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपकी सर्विस, आपका बिजनेस इस तरह से है कि वहाँ आप जाके रह ही नहीं सकते। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाएंगे ऐसी इनकम जो ग्रॉस टोटल इनकम में से हटा दी जाएगी। पहली तो बात है कि ये
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी ही नहीं जाएगी। और ये कहता है कि अगर हमने ऐड कर भी लिया तो हम उसको ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर देंगे। वो कैसे? ये दोनों ही इनकम कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं। तो एक चैप्टर आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसमें आपको ये दोनों पॉइंट और भी डिटेल में मिलेंगे। फ़िलहाल हम इसको यहीं पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम? जो वो गोडाउन और वेयर हाउसेस की तरह अपने मकान को अपने ही अब देखिए, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, राइट। अब वो अपने मेंबर्स की ही कमोडिटीज़, मेंबर्स मान लो दुकानदार हैं सारे, मेंबर्स मान लो फार्मर हैं सारे। फार्मर क्या होता है? किसान, जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उनका सामान है, उनकी प्रोडक्शन है। अब उनके पास इतनी जगह थोड़ी ना होती है कि वो अपने खेती बाड़ी को वहाँ पे स्टोर कर सकें। अब क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होने के नाते उन्हें गोडाउन और बड़े बड़े वेयर हाउसेस भी गोडाउन की ही बोलते हैं, गोदाम वगैरह, वो अपने प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए मिल जाते हैं। और ऑब्वियसली वो इसका थोड़ा बहुत किराया अपनी सोसाइटी को देंगे, तो उस किराए की जो इनकम होगी वो इनकम भी ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं होगी। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो एग्जेम्प्टेड है। नंबर 2, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मैं बता रही हूँ पहले ही, ये सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट सोसाइटी भी नहीं है, ये सोसाइटी ऐसी भी नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स करती हो, ठीक है। इसका मतलब इनके अलावा कोई सोसाइटी है। और ये सोसाइटी अगर जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 से कम है, वो भी अपनी किसी भी तरह की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मतलब इस तरीके की कोई इनकम जो है ना, वो ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल नहीं करती। ये थोड़ी सी दोनों चीज़ें जो है ना, तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कम होगा। उसका रीज़न यही है ना कि अभी फ़िलहाल आपको ये नहीं पता कि ग्रॉस टोटल इनकम हम कैसे निकालेंगे, तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच अभी नहीं आ पाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप इस पॉइंट को बस एक माइंड में रखिए। फ़िलहाल प्रैक्टिकल्स पे आने के बाद ये पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे, राइट। नाउ लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो इज़